आज मेरे भाई की मेहंदी थी। मेरा एक ही बड़ा भाई था और उसकी शादी को लेकर मेरे बहुत सारे अरमान थे। उसी लिए मैंने दुल्हन से ज्यादा कीमती लिबास तैयार करवाया था, खुद को पूरी तरह फूलों के ज़ीवरात से सजाया था। एक आखिरी निगाह आईने पर डालते हुए महंगा तरन परफ्यूम अपने ऊपर छिड़का था। मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत तो न थी, लेकिन इतने बिनाव संघार के बाद बहुत अच्छी लग रही थी। पैरों में पायल पहनते हुए मैंने अपनी तैयारी पर एक आखिरी नजर डाली और कमरे से बाहर निकल गई। मेहंदी की रस्म बाहर गार्डन में रखी गई थी और मुझे तैयार होकर वहीं जाना था। मैं तेज तेज सीढ़ियां उतरती फोन पर अपनी सहेली को मैसेज टाइप कर रही थी कि वो फंक्शन में कब तक पहुंच रही है कि इतने में मेरी एक जोरदार टक्कर हुई थी और इससे पहले कि मैं पूरी तरह लड़खड़ाती हुई सीढ़ियों से नीचे की तरफ गिरती, किसी ने अपने एहनी बाजुओं में मुझे जकड़ा था। मैंने निगाह उठाकर उस शख्स की जानिब देखा तो उसके चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कुराहट उग गई थी, जबकि उसकी मुस्कुराहट पर मेरे तन बदन में आग लग गई थी। मैं ये सोचकर ही गुस्से में थी कि उसने मुझे अपने बाजू में कैसे जकड़ा। मैंने खुद को तेजी से उसके बाजुओं से छुड़ाया। अब को जरा भी तमीज नहीं है, ये क्या हरकत है। मेरा बस चलता तो मैं उसका मना तोड़ देती, जबकि उसके तासरात एकदम ही बदल गए थे। वो एकदम हैरत से कहने लगा, मीम क्या हो गया है? अब खुद मोबाइल फोन में मसरूफ थी और अब मुझे ही कसूरवार ठहरा रही हैं। अब जैसी लड़कियों से टकराने का मुझे कोई शौक नहीं है। नुखूद से कहते वो ऊपर की तरफ जीना चढ़ गया था। उसके चेहरे के तासरात ने मुझे न सिर्फ गुस्सा दिलाया था, बल्कि उसकी बातों ने जलती पर तेल का काम किया था। मैंने एकदम ही गुस्से में उसे आवाज दी और कहा, बात सुनो मिस्टर कौन हो तुम और किस किस्म की फजूल बातें कर रहे हो? मेहंदी के फंक्शन में काम करने के लिए आए हो ना, तो अपना काम करो, ज्यादा अपनी जबान को जहमत मत दो, वरना मैं दानिश भाई से तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी। जानते भी हो मैं कौन हूँ, मैं दिलहे की बहन हूँ। मैंने अपने भाई का तारुफ बहुत ही गुरूर के साथ दिया था, क्योंकि मुझे अपने भाई पर बड़ा मान था। मेरी बात सुनकर इस लड़के के चेहरे की मुस्कुराहट गहरी हुई और वो 2 सीढ़ियां उतरकर मेरे नजदीक आ गया। बहुत गौर से मेरी जानिब देखते हुए कहने लगा, जानती हो मैं कौन हूँ? उसके अंदाज पर मैंने तलमलाकर कहा, अच्छी तरह जानती हूँ। मेहंदी के फंक्शन में डांस करने के लिए तुम जैसे लड़कों को बुलाया जाता है और आकर खुद को हीरो समझने लगते हो। मेरी बात पर उसकी आंखें अचानक ही बड़ी तरह फैल गई थीं। मेरी नजरों से नजरें मिलाते उसने बड़े तंजिया से अंदाज में मुझे देखा था और फिर सीढ़ियां चढ़ गया था और मेरे तन बदन में आग लग गई थी, क्योंकि आज तक कभी किसी ने मुझसे उस तरह से बात नहीं की थी। मैं मन ही मना मैं उसे बड़ा भला कहती। सीढ़ियों से नीचे उतरी दानिश भाई सामने से उतरे नजर आए। मैंने नाराजगी में उनसे पूछा, भाई ये कौन है जो ऊपर गया है? बात करने की भी तमीज नहीं है। मैंने अब से पहले ही कहा था कि फंक्शन में डांसर्स को मत बुलवाइएगा। मुझे ये लड़के छिछोरे लगते हैं, डांस करने के नाम पर शादी के घर की लड़कियों को ताड़ते हैं। मैं पलटकर अब भी ऊपर ज़ेने की जानब देख रही थी, जबकि वो कहीं गायब हो गया था। भाई ने एकदम ही मुझे देखा और कहने लगे, इकरा तुमने कोई बदतमीजी तो नहीं कर दी ना? मैंने कहा कि मैं क्यों करने लगी बदतमीजी, अब को मैं बदतमीज लगती हूँ? वो खुद बड़ा बदतमीज था। भाई ने एकदम सर पकड़ लिया, कहने लगे, उकरा वो मेरा बास अहान है, मैं उसकी कंपनी में ही नौकरी करता हूँ, ये सब कुछ उसी का दिया हुआ है। बस उसकी आदत मिजाज थोड़ा मुख्तलिफ है, उसी लिए वो हम वर्कर्स के साथ भी बिल्कुल दूसरों की तरह रहता है। मैंने मेहंदी के फंक्शन के लिए दावत दी थी, लेकिन वो आकर बिल्कुल दोस्तों हैं की तरह काम में लग गया। अबा को भी मालूम नहीं था कि वो मेरा बास है, तो अबा ने उसे किसी काम से ऊपर मेरे कमरे में भेज दिया है। वो मेरे कमरे से सामान लेने गया है। मैं वहीं उसे देखने के लिए जा रहा था। मैं तो खुद शर्मिंदा हो रहा हूँ कि अबा ने मेरे बास को काम पर लगा दिया। ऊपर से न जाने तुमने क्या कह दिया होगा। भाई के चेहरे पर परेशानी देखकर मैं भी परेशान हो गई थी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि भाई का बॉस किसी मुलाजिम की तरह हमारे घर में घूम फिर रहा होगा। मैंने तो स्टेज डांसर का खिताब दे डाला था। उसकी तंजिया मुस्कुराहट की वजह मुझे समझ आ गई थी। मैंने फौरा अपनी अंगली दांतों में दबाई और कहा, भाई बड़ी गड़बड़ हो गई है। मैं मोबाइल फोन में मसरूफ थी कि जब ही उससे टकरा गई उसने मुझे सहारा दिया और मैंने अल्टा उसे ही बातें सुना दी। मुझे लगा कि अब जो कह रहे थे ना कि अब मेहंदी के फंक्शन के लिए स्टेज डांसर्स को बुलवाएंगे, वो उन्हीं में से एक होगा। कपड़े भी तो उसने ऐसे ही पहन रखे हैं। रूनी सूरत बनाकर भाई के सामने जो सच था मैंने कह दिया। भाई ने हैरत से मुझे देखा और फिर जब पूरी बात उन्हें समझ आई तो उन्होंने सर पकड़ लिया। कहने लगे, अकरा कभी तो जबान पर काबू किया करो, अब इहान को क्या जवाब दूंगा? तुमने तो मुझे शर्मिंदा ही करवा दिया है। मैं तो अबा की काम वाली बात पर शर्मिंदा था
और ये तो हद ही हो गई। तुम्हें मौका मिले तो उससे माफी मांग लेना, मैं तो उसे बुलाकर ही पछता रहा हूँ। भाई तेजी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चले गए थे और मैं खुद भी परेशान हो गई थी। भाई जिस कंपनी में नौकरी करते थे, इहान इसी कंपनी का मालिक था। काश ये बात मुझे टकराने से पहले पता होती तो कभी अपनी जबान को यूं कींची की तरह चलने न देती। लेकिन मुझे हमेशा देर से ही ख्याल होता था। मैं परेशानी के आलम में बाहर गार्डन में पहुंची तो मेरी दोस्त फजा भी हो चुकी थी। मुझे देखकर मुस्कुराई और मेरे गले लगकर कहने लगी, तेरे होश क्यों उड़े हुए हैं? तेरे भाई की शादी है, बहन की रुखसती नहीं। क्या अभी से ही होने वाली भाभी से खौफजदा हो गई है? वो मुझे छेड़ते हुए पूछ रही थी, जबकि मैं परेशानी के आलम में अपना दुपट्टा अंगुलियों के गर्द घुमा रही थी। वो कहने लगी, बताओ तो सही इकरार, क्या मामला है? मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा कि सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। कहा भी था फजा वक्त पर आना, लेकिन तुझे हमेशा देर से उन्हें की आदत है। न मैं तुझे मैसेज कर रही होती और न ये इतना बड़ा भंड पड़ता। अगर उसने भाई का नौकरी से निकाल दिया तो क्या होगा? मेरी आंखों में उनसे झल मिलाने लगे थे। अचानक ही मुझे अपने पीछे किसी का एहसास हुआ। पलट कर देखा तो भाई का बास मेरे करीब आ गया था। मैं समझ न सकी कि उसने मेरी बात सुनी है या नहीं। अलबत्ता मैंने नजरें जरूर चराई थी। उससे पहले कि मैं माफी मांगती वो खुद ही गुला खंकारते हुए कहने लगा कि अब लोगों को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, पानी जूस कुछ ला दूं? और उसकी निगाहें मेरे चेहरे पर जमी हुई थीं। एक तमस्कराना सी मुस्कुराहट मुझे नजर आ रही थी। मैं तो खुद शर्मंदा थी। मैंने आहस्तगी से कहा, आई एम सॉरी। मुझे इल्म नहीं था कि अब कौन है। उसकी आंखें एकदम ही हैरत से फैल गई। फिर वो जोर से हंसा और कहने लगा, अच्छा तो दानिश ने आपको बता दिया है मैं कौन हूँ। उसकी हंसी ने मुझे मजीद शर्मंदा कर दिया। मैंने नजर उठाकर उसकी जानिब देखा तो कुछ लम्हों तक देखती ही रह गई। बड़ी बड़ी भूरी आंखें, घनी घनी पलकें और चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट। एक लम्हे के लिए जैसे मैं उसकी आंखों में गम सी हो गई थी। उसने मेरे आगे चटकी बजाई और कहने लगा कि किसी चीज की जरूरत हो तो याद कर लीजिएगा। मैं स्टेज डांसर होने के साथ साथ उज की तकरीब में वेटर का काम भी कर रहा हूँ। मैंने जल्दी से नफी में सर हिलाया। इतने में भाई वहां आ गए और वो उनकी जानिब चला गया। मैंने सुकून का गहरा सांस लिया और फजा हैरत से कहने लगी, यार ये क्या मामला है और ये इतना हैंडसम लड़का कौन है? मैंने एक नज़र फजा पर डाली और कहा कि तो मेना बंद ही कर ले। शाम को ही कहा था कि वक्त पर आना, मगर तुझे हमेशा सबसे आखिर में ही आना होता है। फजा मेरी बचपन की सहेली थी। हम दोनों एक ही साथ कॉलेज में पढ़ते थे और हर अच्छे बड़े में एक दूसरे के साथ होते थे। लेकिन फजा की एक बड़ी बुराई थी कि वो हर मौके पर लेट हो जाती और मुझे लग रहा था कि आज भी जो है कुछ हुआ फजा की बदौलत ही हुआ था। फजा कहने लगी, चल दफा कर, इतनी प्यारी लग रही है, हम तस्वीरें बनाते हैं। फजा मेरी और अपनी तस्वीरें बनाने लगी, लेकिन मैं कंखियों से इसी जानब देख रही थी जहां भाई का बॉस खड़ा था। वो भाई के दूसरे दोस्तों के साथ मिल के स्ट्रॉन्ग का काम भी कर रहा था, जबकि मैं उसकी सादगी देखकर हैरान थी। इतनी बड़ी कंपनी का मालिक होकर वो जिस तरह अपने वर्कर की शादी में शरीक था, लग ही नहीं रहा था कि वो कोई करोड़पति शख्स है। सियाह रंग के करते शलवार में पशावरी चप्पल पहने, गले में सियाह शाल डाले, वो बिल्कुल भाई के दोस्तों जैसा ही लग रहा था। न कोई अकड़ थी, न कोई गुरूर, बल्कि वो तो ऐसे काम कर रहा था जैसे हमने उसे बतौर वेटर ही रखा हो। हर किसी से मुस्कुराकर मिल रहा था। उम्मा अबा की भी बहुत खिदमत करता नजर आ रहा था, जबकि मैं चोरी चुपके से बस उसे देख रही थी। फजा कहने लगी, क्या बात है, आज सारा वक्त क्या उसी को देखती रहेगी? बता भी नहीं रही हो कि आखिर क्या मामला है? तब मैंने फजा को सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर वो हैरान हुई। फिर कहने लगी कि ये तो अच्छा मौका है, हाथ से न जाने देना। फजा की बात सुनकर मैंने उसके सर पर जोर से हाथ मारा और कहा कि फजूल बातें न कर, किसी ने सुन लिया तो मुसीबत हो जाएगी। फिर तकरीब खत्म हुई और घर वालों के लिए खाना लगा तो भाई ने जबरदस्ती अपने बास को रोक लिया और यूं पहली बार में और इहान बिल्कुल बराबर बराबर में बैठकर खाना खाने लगे थे। खाना मीम वैसे तो आपकी जबान बहुत खूब तेजी से चलती है, फिर इस स्टेज पर किया हुआ था। आहान के अंदाज पर मैं एकदम ही चौंक कर उसकी जानिब देखने लगी थी, जबकि उसके चेहरे पर दबी दबी मुस्कुराहट थी। मैंने फौरन नजरें चराई और अपने खाने पर ध्यान देने लगी, क्योंकि इसी टेबल पर अबा भाई और भाई की एक दो दोस्त और भी मौजूद थे। हमारी वालदा हयात नहीं थी, इसीलिए मैं घर में एक इकलौती लड़की थी। जब ही भाई और अबा मुझे हर जगह साथ साथ रखते थे, अब भी लड़कों से भरी इस टेबल पर मैं अकेली बैठी हुई थी। मगर इनमें से ज्यादातर वो थे जिन्हें मैं बहुत अच्छी तरह जानती थी, जिनका बचपन से हमारे घर आना जाना था। एक दो दोस्त थे जिनसे मेरी थोड़ी कम बातचीत थी।
लेकिन अहान मेरे लिए बिल्कुल नया चेहरा था। कुछ देर बाद वो उठकर चला गया और मैं अपने कमरे में आ गई, लेकिन मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। मुझे शर्मिंदगी भी थी और कुछ अजीब सा जज्बात भी दिल में जन्म ले रहे थे। मैं सारी रात इसी के बारे में सोचती रही। एक दिन का गैप था, अगले दिन बारात थी। सारा दिन मैं कामों में मसरूफ रही, बार बार अपनी माँ को याद करके आंसू बहाती। खुशी के इस मौके पर अपनी माँ की कमी बहुत ज्यादा महसूस हो रही थी। अगर वो होती तो बहुत खुश होती। बस यही सोचते हुए मैं हर काम पूरी जिम्मेदारी के साथ अंजाम दे रही थी। फजा को भी मैंने बुला लिया था। हम दोनों ने मिलकर सब कुछ संभाला था। भाभी के घर उनके कपड़े भिजवा दिए गए थे। मैंने भाभी के शरारे से भी ज्यादा कीमती शरारा तैयार करवाया था। ऐसा नहीं था कि मुझे भाभी से कोई हसद या जुलन थी, बस मुझे अच्छे कपड़े पहनने और तैयार होने का बहुत शौक था। इसीलिए मैंने बहुत महंगा शरारा बनवाया। उसके साथ के जेवरात वगैरह, और फिर बहुत महंगे पार्लर से तैयार हुई तो मेरी खूबसूरती को 4 चांद लग गए। बारात वाले दिन जब मैं पूरी तरह तैयार होकर अपने भाई के साथ घर से बाहर निकली तो मुझे बहुत बड़ी स्याह रंग की लेमोजीन खड़ी नजर आई। भाई उसकी तरफ बढ़ने लगे तो मैंने हैरत से पूछा, क्या हम बारात लेकर इसमें जाएंगे? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। मैं कभी इतनी बड़ी गाड़ी में बैठी नहीं थी। भाई मुस्कुराकर कहने लगे, ये बास की तरफ से तहफा है कि मैं बारात उनकी गाड़ी में लेकर जाऊं। ये अहान की है गाड़ी है। भाई की बात सुन घर में चौंक उठी। मैंने ऐसा बास उससे पहले कभी नहीं देखा था जो इतना मेहरबान हो। भाई आहस्तगी से कहने लगे, अहान की यही तो खास, अपना मुलाजिम नहीं बल्कि अपना दोस्त समझता है। भाई की बात सुनकर मैंने खामोशी से सिर हिला दिया। कुछ है देर बाद अहान हमारे करीब आ गया। उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो अचानक ही चमक सी पैदा हुई। वो बड़ी गहरी निगाहों से मुझे देखते हुए भाई से कहने लगा कि दुल्हा बनकर बहुत खूबसूरत लग रहे हो। भाई के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। भाई अहान से गले लगे और उसका शुक्रिया अदा करने लगे। अहान ने तुरछी निगाहों से मुझे देखा और फिर दूसरी गाड़ी में जाकर बैठ गए। मुझे और भाई को इसी गाड़ी में जाना था। मैं भाई के साथ साथ थी। हम बारात लेकर अंदर दाखिल हुए तो हर किसी की निगाहें मुझ पर ठहर सी गईं। मैं स्टेज पर गई तो मेरी भाभी ने मुझे देखा, लेकिन न उनके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट आई, न उन्होंने कोई बात की, बल्कि खामोशी से अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर कर अपनी दोस्तों के साथ मसरूफ हो गई। भाभी का ये अंदाज मुझे बिल्कुल अच्छा न लगा था। मैं उनके अकलौती नंद थी। मुस्कुराकर अगर सलाम दुआ कर लेती तो क्या चला जाता। खैर, मैंने ही दिल बड़ा किया और भाभी की तारीफ की। उन्होंने बस सिरसिरी अंदाज में मेरा शुक्रिया अदा किया और दोबारा मुझ पर नजर भी न डाली। मुझे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। कुछ ही देर बाद निकाह की तकरीब शुरू हो गई। मैं भी स्टेज पर मौजूद थी। निकाह होने पर मेरी आंखों में उनसो अगैमा की कमी और भाई की खुशी दोनों ही एक साथ महसूस हो रही थी। मैं भाई के गले लगकर रोने लगी। भाई स्टेज पर अपनी दुल्हन के साथ बैठे तो मैं स्टेज से नीचे उतर आई। मेरा इरादा था कि फजा के साथ अच्छी सी तस्वीरें खिंचवाऊंगी, लेकिन अपनी इजली लापरवाही की वजह से मैं बुरी तरह शरारे में पांव फंसा बैठी और उससे पहले कि मैं जमीन दोज होती, हान ने मुझे संभाल लिया। मुस्कुराकर कहने लगा कि इतने भारी कपड़े पहने ही क्यों हैं कि खड़ा होना भी मुश्किल हो। दुल्हन से ज्यादा दुल्हन तो अब लग रही हैं। अब को भी अपने भाई के साथ ही शादी रख लेनी चाहिए थी। उसके अंदाज में शरारत थी, जबकि मैंने नाराजगी से उसकी जानिब देखा था। अब की बार मैंने उसे कुछ सख्त न कहा था, बल्कि फजा का हाथ थामकर कोने में चली गई थी। काफी देर तक मैं तस्वीरें बनाती रही। फिर रुखसती का वक्त या तो भाई और भाभी गाड़ी में बैठ गए। मैं उस गाड़ी में न बैठी क्योंकि मुझे ये बात कुछ मुनासिब नहीं लग रही थी। मैंने सोचा था कि मेहमानों वाली गाड़ी में ही चली जाऊंगी कि इतने में एहान मेरे करीब आ गया। कहने लगा कि अब को घर जाना है, मैं अब को ड्रॉप कर देता हूँ। मैंने अनकार करना चाहा, लेकिन वो हैं इसरार करने लगा। कहने लगा कि मैं इसी रास्ते से ही जा रहा हूँ, अब को ड्रॉप करते हुए चला जाऊंगा। न चाहते हुए भी मैं उसकी गाड़ी में बैठ गई, क्योंकि इतना भारी ड्रेस पहनकर कोस्टर में चढ़ना मेरे लिए काफी मुश्किल था। इसीलिए मैंने यही मुनासिब समझा। आगे ड्राइवर गाड़ी चला रहा था पीछे में, और अहान बैठे हुए थे। गाड़ी में एक मध्यम सी खुशबू थी जिसने पूरे माहौल को मसहूर कर दिया था। अहान की कुर्बत में मेरे दिल की धड़कनें बेतरतीब हो रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी नज़रों को गाड़ी से बाहर मरकूज कर रखा था, लेकिन मुझे अपनी वजूद पर अहान की नज़रों की तपश बार बार महसूस हो रही थी। वो गाहे बुगाहे मुझ पर नज़र डालते हुए मुस्कुरा रहा था। फिर एकदम से कहने लगा कि काफ़ी अच्छी लग रही हैं आप, तस्वीरें भी खूब ली हैं, फेसबुक पर डालेंगी या इंस्टाग्राम पर। मैंने फौरा घबरा कर कहा कि नहीं, मैं किसी भी जगह अपनी तस्वीरें नहीं डालती। उसने मुस्कुराकर इस बात में सिर हिलाया और कहने लगा कि अच्छा करती हैं। मैंने न समझी से अहान की जानिब देखा और फिर हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए। मेरा घर आ चुका था।
भाई भाभी की गाड़ी आगे खड़ी थी। मैं जल्दी से अहान की गाड़ी से इतरी उसका शुक्रिया अदा किया और भाई भाभी की गाड़ी की तरफ चली गई। अहान ओजरा का नहीं था, बल्कि वो वापस चला गया था। मैंने खूब अच्छी तरीके से भाभी का वेलकम करने का इंतजाम किया था। फूलों के साथ 7 दियों का भी पूरा इंतजाम था। मैंने उनसे पहले घर में दाखिल होकर हर चीज अरेंज की थी और उसके बाद भाई भाभी अंदर हुए थे। मैंने रस्म के लिए भाई भाभी को ड्राइंग रूम में ही सोफे पर बैठाया था, लेकिन भाभी का चेहरा कुछ उतरा उतरा सा था। किसी भी रस्म में वो खुश नजर नहीं आई थी। यही बात मैंने महसूस की और भाई भाभी के कमरे में जाने के बाद बाबा से बात की तो बाबा कहने लगे कि बेटी वो बच्ची रुखसत होकर आई है, जाहिर सी बात है अपना घर छोड़ने का गम तो होता ही है। बाबा की बात सुनकर मैं मुतमईन हो गई। लेकिन कुछ देर बाद जब मैं दूध के गिलास उठाए भाई के कमरे के दरवाजे पर पहुंची तो मेरे होश ठिकाने आ गए। अंदर से झगड़ा करने की आवाज आ रही थी और भाभी गुस्से में कह रही थी कि अब अपनी बहन को समझाते क्यों नहीं है, उसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरा औज का सबसे अहम दिन खराब हो गया। उसे तो किसी बात का होश ही नहीं है। मुझे तो लगता है जानबूझकर ये सब करती है। जबकि भाई कह रहे थे माँ हम तुम्हें गलत फहमी हुई है, उकरा ऐसी नहीं है, न ही उसने जानबूझकर कुछ किया है, वो तो बस थोड़ी शौकीन मिजाज है। भाभी कह रही थी कि सारा शौक उज ही पूरा करना था। मेरी तकरीब थी, कम से कम इस बात का तो लिहाज करती। खुद दुल्हन बनकर आ गई, अब को पता है हर किसी की निगाहें उस पर टुकी हुई थी। मेरे खानदान वाले तो कह रहे थे कि बहुत ही चालाक नंद है, तुम्हारी जानबूझकर उसने तुमसे ज्यादा कीमती और महंगे कपड़े बनवाए हैं ताकि तुम अच्छी नजर ना हो। भाभी के लहजे में इतनी नफरत थी कि मेरे हाथ से ट्रे छोड़कर जमीन पर गिर गई। गिलास टूटकर चारों तरफ बिखरे तो अंदर की तरफ सन्नाटा हो गया और फिर भाई ने जैसे ही दरवाजा खोला तो मुझे खड़ा देखकर परेशान हो गए। कहने लगे उकरा क्या हुआ है, जबकि मेरे हाथ पांव बड़ी तरह कांप रहे थे। भाई ने मुझे संभाला और कांच से बचाते हुए अपने ही कमरे में ले गए। बीड पर बैठाकर पूछने लगे क्या बात है। गड़िया फिर जल्दी से पानी का गिलास मेरी जानिब बढ़ाया। मैंने भाभी की तरफ देखा और रोते हुए कहा भाभी मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ पहुंचेगी, मेरा तो ऐसा कोई मकसद नहीं था। भाभी खामोशी से नजरें चरा गईं। भाई कहने लगे कि माहम की बातों का बरा न मनाना। बारात में जिसने जो कहा इसने उसे सच मान लिया। लोग तो ऐसे मौक़ों पर दुल्हन को भड़काने का काम ही करते हैं। माहम को समझदारी से काम लेना चाहिए था। जोड़ा तुम्हारा कीमती था या माहम का इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। दुल्हन तो दुल्हन ही होती है, फिर चाहे वो सबसे सस्ता लिबास ही क्यों ना पहने, सबसे खूबसूरत वही नजर आती है। और माहम ने तो अपनी पसंद ही क्यों ना पहने, इसी की पसंद का है। इसमें तुम्हारा क्या कसूर है कि माहम को जो लिबास पसंद आया वो तुम्हारे लिबास से कम कीमती था। भाई ने सख्त नज़रों से माहम की जानब देखते हुए ये बात कही थी और माहम भाभी शर्मिंदा हो गई थी। कहने लगी मेरा ये मतलब नहीं था, बस मेरे सारे खानदान वाले बार बार यही कह रहे थे कि अकरा को देखो, उसने जानबूझकर तुमसे ज्यादा तैयारी की है। मैंने भाभी से कहा कि मुझे भी एहसास है कि मुझसे गलती हुई है, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। बस आप अपने दिल में मेरे लिए नफरत न लाएं। मेरी माँ नहीं है, मैं आपको अपनी माँ की जगह समझती हूँ। भाभी ने मुझे गले से लगाया और अपने रवैये की माफ़ी भी मांग ली। हमारे दरमियान की दूरियां पल भर में ही खत्म हो गई थी, क्योंकि मैंने ये बात अपने दिल में नहीं रखी थी, बल्कि अपने भाई और भाभी के सामने कह दी थी कि मैंने उनकी बातें सुन ली हैं और मुझे अपनी गलती का एहसास भी है। अगर ये बात ना कहती और दिल में रखती तो शायद नफरतें बढ़ती ही चली जाती। भाभी को भी एहसास हो गया था कि खानदान वालों की बातें सुनकर वो अपने ही घर में आग लगा रही थी। वक्त रहते सब कुछ संभल गया था। वलीमे वाले दिन मैंने भाभी से थोड़ी कम तैयारी की थी, आखिरी वक्त पर अपना लिबास भी बदल लिया था। जब ये बात भाई को पता चली तो वो खुद ही मेरे कमरे में आ गए। कहने लगे जो लिबास बनवाया था वही पहनूं, अगर मेरी बीवी दुल्हन है तो मेरी बहन भी किसी शहजादी से कम नहीं है। मैं चाहता हूं तुम दोनों ही खूबसूरत लगो, क्योंकि तुम दोनों में ही मेरी जिंदगी है। मैंने इनकार करना चाहा, लेकिन फिर भाभी भी मेरे पास आ गई। कहने लगी मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा ना दो, तुमने इतने दिल से जो कपड़े बनाए थे वही कपड़े पहनो। और फिर उनके बहुत इसरार करने पर मैंने एक बार फिर वही भारी जोड़ा पहन लिया था। भाई भाभी ने मुझे अपने साथ ही गाड़ी में बैठाया था और हम शादी हाल पहुंच गए थे। कुछ ही देर बाद अहान के साथ उसकी फैमिली भी आई थी। अहान उस बार अपनी बहन और मामा को साथ लाया था। उसकी बहन और मामा दोनों ही बहुत अच्छी थी। बहुत खुश दिल्ली के साथ उन्होंने मुलाकात की थी और मुझे समझ आया था कि अहान इतना अच्छा क्यों है, क्योंकि उसने ये सब कुछ अपनी माँ से सीखा था। ना गुरूर ना तकबर, वो मोहब्बत करने वाली औरत थी। वलीमे की तकरीब खत्म हुई
तो जाने से पहले अहान की वालदा ने बाबा के सामने ऐसी बात की कि मेरे होश उड़ गए। वो कहने लगी कि हमें अहान के लिए उकरा बहुत पसंद है, अगर आपको एतराज ना हो तो हम बाकायदा रिश्ता लेकर आना चाहते हैं। ये बात सुनकर न सिर्फ मेरे होश उड़े थे बल्कि भाई भी हैरान रह गए थे, जबकि मेरे बराबर खड़ी फजा घूर घूर कर मुझे देख रही थी, जैसे मैंने उससे कोई बहुत बड़ा राज छुपाया हो। जबकि सच तो ये था कि मुझे हरगिज़ भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। अहान जैसा अमीर शख्स मेरे लिए रिश्ता लेकर आना चाहता था, जबकि मैं एक मामूली शक्ल व सूरत वाली लड़की थी। ना मैं बहुत खूबसूरत थी, ना बहुत होनहार, बस शायद मेरी किस्मत अच्छी थी। बाबा ने तो उन्हें फौरा होने की इजाज़त दे दी थी, जबकि भाई ने मुझसे मेरी मर्जी जाननी चाहिए थी। मैंने सर झुकाकर कहा कि जो अब लोगों की मर्जी होगी वही मेरी मर्जी होगी। एक हफ्ते बाद ही अहान की मामा और बहन हमारे घर रिश्ता लेकर आ चुके थे। भाभी ने उनका बड़ी खुश दिल्ली से इस्तकबाल किया था, उनकी बहुत खातिर मदारात की थी। अहान की वालदा ने मेरे हाथ में सोने की अंगूठी पहनाकर मुझे दोपटा उड़ा दिया था। मुझे तो अब तक यकीन नहीं आया था ये सब क्या है। रस्म पूरी हुई तो बड़े बातों में मसरूफ हो गए। भाभी कहने लगी, जाओ, ओकरा मौसम बहुत अच्छा है, अहान के साथ छत पर चली जाओ। ये सुनकर मैं एकदम हैरान रह गई। अहान की मामा और बहन भी मुस्कुराकर कहने लगी, हाँ, हम बड़ों की बातों में तुम बच्चों का क्या काम है। अहान फौरा ही उठकर खड़े हो गए और फिर हम दोनों छत पर पहुंचे तो मैं उनसे नजरें चरा गई। वो कहने लगे, मैं तुम्हारी जिंदगी की हर महरूमी को मिटाकर तुम्हें मुकम्मल करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि अपनी माँ की कमी तुम्हें बहुत महसूस होती है, लेकिन जब तुम मेरे घर आओगी तो मेरी मामा की सूरत तुम्हें तुम्हारी माँ मिल जाएगी। अहान ने मेरा हाथ पकड़कर मेरी आंखों में डालते हुए अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। उसके चेहरे पर खुशी के जो रंग थे वो देखकर मैं दंग रह गई थी। न जाने कब किस लम्हे वो मुझसे मोहब्बत कर बैठा था। मोहब्बत तो मुझे भी कई बार महसूस हुई थी, लेकिन मुझे अपनी मोहब्बत लाहासिल लगती थी। मैं नहीं जानती थी कि कभी कभी कुछ चीजें हमारी दस्तरस में होती हैं, बस हाथ बढ़ाने की बात है।